आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं और इन सभी टाइप्स को हम अच्छे से आज स्टडी करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में मैंने फाइनेंशियल डिसीजन के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको क्लियर कर रखा है और इस टॉपिक में से एक नया क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है और यहाँ पर कई ऐसे पॉइंट आएंगे जो कि काफ़ी नए हैं, जो आप शायद पहली बार सुनोगे। तो आपको उन सभी पॉइंट्स की मीनिंग इस वीडियो में पूरी की पूरी अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि पहले फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब क्या होता है। तो जितने भी डिसीजंस होते हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, जो कि फाइनेंशियल मैनेजर लेता है, उसे फाइनेंशियल डिसीजंस कहते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड डिविडेंड डिसीजन। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी जो हमारा पहला डिसीजन है उसमें हम सेलेक्ट करते हैं एसेट्स को कि हम किन एसेट्स पे अपना इन्वेस्टमेंट करें ताकि जो हमारा फंड हो सही जगह इन्वेस्ट हो पाए। जैसे कि इन्वेस्टमेंट हम 2 जगह कर सकते हैं, या तो लॉन्ग टर्म एसेट्स पे कर सकते हैं या तो शॉर्ट टर्म एसेट्स पे कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम 2 बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होते हैं वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड होते हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, जो कि हो गया मशीनरी हो गया, जो कि हम काफ़ी लॉन्ग समय तक यूज़ करते हैं, यानी लंबे समय तक, या फिर फर्नीचर हो गया। तो चलिए अब जानते हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि कैपिटल बजटिंग को अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट है कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। कैश फ्लो का मतलब होता है कि कितना पैसा हमारी तरफ आ रहा है और कितना पैसा हमारी तरफ से जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने कोई मशीनरी खरीदी, वो हमने 1 लाख की खरीदी, पर जो उसके पैसे हमने कमाया अर्न किया उसका यूज़ करके, वो 6 लाख 7 लाख कुछ ऐसे कमाया। तो इट मीन्स कि हमने हमारी तरफ से गया 1 लाख रुपए और हमने कमाया कितना, 6-7 लाख, यानी ज़्यादा कमाया। तो जितना कैश फ्लो हमारी तरफ ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा हम कमाएंगे, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। सेकंड पॉइंट है रेट ऑफ रिटर्न, यानी जो भी हम चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं उसका रेट ऑफ रिटर्न हमें ज़्यादा मिले ताकि हम ज़्यादा अर्न कर सकें और अच्छे से कमा सकें। सेकंड पॉइंट है द रेट ऑफ रिटर्न। इट मीन्स कि रेट ऑफ रिटर्न जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसे 2 प्रोजेक्ट होंगे जहाँ पर रिस्क तो सेम है पर एक जगह रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है आपको, तो आप जाहिर सी बात है वहीं पर इन्वेस्ट करोगे जहाँ पर आपको रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है ताकि आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट था, यानी कैश फ्लो और रेट ऑफ रिटर्न, तो हमने देखा कि जहाँ पर हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं हम वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यही बताता है इस पॉइंट में कि रेट ऑफ रिटर्न या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया या कैश फ्लो, जहाँ पर हमें ज़्यादा मिलेगा, यानी जिस जगह हम पैसा लगाएं हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो हम वहीं पर पैसे लगाएंगे। एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सेकंड बेसिस जो हैगा वो हैगा वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में कहाँ से मिलेगा हमें। जैसे कि हमने देखा था कैश फ्लो, प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न, यानी इन सभी को मिलाकर जहाँ पर ज़्यादा हमें पैसा मिलेगा वहीं पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। अब हम जानेंगे सेकंड डिसीजन के बारे में, जो कि हैगा फाइनेंसिंग डिसीजंस। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन में अंतर क्या होता है। तो अंतर इसमें यह होता है कि फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी हम यूज़ करेंगे, यानी कितनी क्वांटिटी हम इन्वेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म सोर्सेज पर। तो फाइनेंशियल डिसीजन तो ये था कि हम पैसे को यूज़ कैसे कैसे करेंगे, बट फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब होगा कि कितनी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, वो भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज पे। नीचे कुछ फैक्टर्स मैंने बता रखे हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस को। तो होंगे फर्स्ट कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कहाँ पर करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक होती है डेप्ट कैपिटल। डेप्ट कैपिटल का मतलब ये होता है कि जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है, डिबेंचर्स और जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उनको हम कहते हैं डेप्ट कैपिटल। तो हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। और एक चीज़ और, जो डेप्ट कैपिटल होती है वो सबसे चीपेस्ट सोर्स होती है, यानी सबसे सस्ती। यानी जितने भी सोर्सेज होते हैं ना फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए, यानी जहाँ जहाँ तक हम पैसे रेज करते हैं जहाँ जहाँ से,
उसमें जो सबसे चीपेस्ट रहेगा वो है डेब्ट कैपिटल, और सबसे महंगा सोर्स जो पड़ता है वो है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो हमें जब भी फाइनेंसिंग डिसीजन लेना पड़ता है तो हमें कॉस्ट को देख के लेना पड़ता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कौन सा कॉस्ट मतलब हमारे लिए सही पड़ेगा, डेब्ट कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड पॉइंट है रिस्क। हमें जब भी कहीं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या पैसे लगाना चाहिए तो हमें सबसे पहले रिस्क देखना चाहिए कि वो हमारे अकॉर्डिंग सही है वो रिस्क या नहीं है, यानी हमें वो रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं डेब्ट कैपिटल का ले लेता हूँ, वो होता तो सबसे सस्ता है बट सबसे ज़्यादा मोस्टली सबसे ज़्यादा रिस्की वही होता है, इसीलिए कई लोग ज़्यादातर डेब्ट कैपिटल का कम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि वो सारे एक्सपेंडिचर यानी वो सारे खर्चे जब हम शेयर्स को ख़रीदने जाते हैं और हमें करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हम ब्रोकर्स को कुछ पैसे देते हैं ताकि हमारा डीमेट अकाउंट खोलें या बताएं कि हमारे शेयर्स के रेट्स कैसे सही रहेंगे, कहाँ पैसे लगाना चाहिए। तो वो सारे कॉस्ट जो हम ब्रोकर्स को या फिर शेयर खरीदते समय लगाते हैं उनको कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये पहले वाले पॉइंट में भी कैश फ्लो के बारे में था और इस पॉइंट में भी। वैसे जितना हम करेंगे सब में कैश फ्लो के बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं कुछ भी करते हैं तो उसमें कैश फ्लो होता है, मीन्स पैसे आते और जाते रहते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि पैसे हमारे पास ज़्यादा आए, ऐसा ना हो कि हम खर्च ज़्यादा कर रहे हैं और हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है। तो हमें उसी हिसाब से फाइनेंस लगाना चाहिए या इसी तरह से यूज़ करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपनी तरफ ला सकें, यानी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है कि मीन्स कि जो भी आप बिज़नेस करते हो उसमें जो नॉर्मली जो पैसे लगते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप कोई भी बिल्डिंग ले रखे हो जहाँ पर आप बिज़नेस करते हो उसका आपको रेंट भी तो भरना पड़ता है, तो वो हो गया। और बाकी जो आपके वर्कर्स काम करते हैं उनको सैलरी देना, तो ये सब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, यानी इनको तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। और वो सारे बिजनेस अगर अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को ही नहीं कमा पा रहे हैं इसका मतलब उनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ना तो कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं ना कुछ हो रहा है उनका। इट मीन्स कि उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा। अगर अपनी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को पूरी तरह से फिल कर ले रहे हैं और उसके बाद जो पैसा कमाते हैं तो सारा प्रॉफिट होता है, यानी आगे का जो पैसा कमा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो तो हमें पक्का उतनी कमानी चाहिए, और उससे एक्स्ट्रा जो कमाते हैं वो हमारा प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कंट्रोल कंसिडरेशन। यहाँ पर कंट्रोल कंसिडरेशन का मतलब होता है इक्विटी शेयर से रिलेटेड। इट मीन्स कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनमें जितने लोगों का कंट्रोल होता है उसी कहते हैं कंट्रोल कंसिडरेशन। और ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा लोगों का कंट्रोल इक्विटी शेयर्स पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाएगा तो वो अवॉइडेबल होने लगेगा। ज़्यादातर मतलब कई सारे लोग एक ही चीज़ पे कंट्रोल रखेंगे तो वो भी सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। यहाँ पे जो फर्स्ट होता है बुलिश टाइम एंड सेकंड होता है बेयरिश टाइम। यहाँ पर बुलिश टाइम का मतलब होता है कि जो हमारे शेयर्स होते हैं उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, मीन्स कि उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। और सेकंड आता है बेयरिश टाइम। बेयरिश टाइम में क्या होता है कि जो डिमांड होती है वो काफ़ी लो हो जाती है शेयर्स की, इससे क्या हो जाता है उनके प्राइस भी काफ़ी लो हो जाते हैं, तो वो टाइम काफ़ी लॉस वाला टाइम हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि उस टाइम पे शेयर्स के प्राइस काफ़ी कम हो जाते हैं। यहाँ पर लास्ट डिसीजन जो होगा थर्ड डिसीजन वो है डिविडेंड डिसीजन। यहाँ पर हम डिटरमाइन करते हैं कि वो अमाउंट जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने शेयर होल्डर्स में थ्रू डिविडेंड, यानी डिविडेंड के जरिए। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पार्ट तो आप डिविडेंड के तौर पे अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं और कुछ पार्ट हम रिटेन अर्निंग के जरिए बचा लेते हैं, ताकि बाद में अगर कोई हमें लॉस होने का डर रहे हैं या कोई चांसेस आए कि कुछ बाद में प्रॉब्लम आ सकती है तो उसके लिए उस फंड को यूज़ कर सकें। जैसा कि आप कई जगह अकाउंट्स में देखते हैं रिटेन अर्निंग, कई सारे रिजर्व्स होते हैं जो कि हम बचा के रखते हैं कि आने वाले टाइम पे अगर ऐसी कोई मुश्किल आए तो हम उस मुश्किल का सामना कर सकें। चलिए अब जानते हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अमाउंट ऑफ अर्निंग। इट मीन्स कि जितना भी हम कमा रहे पैसा वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम कमाएंगे तभी तो कुछ पार्ट रिटर्न के लिए रख पाएंगे, क्योंकि अगर हमारे अर्निंग ही ज़्यादा नहीं होगी तो फिर हम रखेंगे कहाँ से और बांटेंगे कहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग।
स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग का मतलब होता है कि जो भी अमाउंट हम कमा रहे हैं, जितना पैसा हम कमा रहे हैं, वो लगातार एक स्टेबिलिटी में कमाए। ऐसा ना हो कि कुछ दिन तो हम पैसे कमा रहे हैं, कुछ दिन कोई मतलब कुछ कमा ही नहीं रहे हैं, काम चल ही नहीं रहा, ऐसे ही कुछ दिन कमा रहे हैं फिर नहीं चल रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लगातार कुछ ना कुछ तो कमाई होती रहनी चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। इसमें कि हम कमा तो रहे हैं पर हमारा प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना, और वो जो प्रॉफिट हो रहा है वो कुछ ना कुछ हमेशा एक स्टेबल रहे। ऐसा ना हो कि फर्स्ट टाइम जो स्टार्टिंग में हम कमा रहे हैं वो तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद फिर थोड़े लॉस में जाने लग रहे हैं, या फिर ज़्यादा कमा रहे हैं फिर लॉस में जा रहे हैं। तो ऐसे हमारा फ़ायदा नहीं होगा। हमें एक स्टेबिलिटी बनानी पड़ेगी ताकि हम लगातार एक स्टेबल वे में कुछ अर्निंग करते रहें, यानी लगातार कुछ ना कुछ हम प्रॉफिट डिविडेंड कमाते रहें। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है कि जो भी हम पैसे जितना ज़्यादा कंपनी में यूज़ करेंगे उतनी हमारी कंपनी की ज़्यादा ग्रोथ होगी। मीन्स कि अगर ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहेंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कैश फ्लो पोजीशन। जैसा कि हम बाकी पॉइंट्स में भी हमने देखा कि कैश फ्लो पोजीशन जो पॉइंट हैगा वो सब में सेम टाइप से आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जितना ज़्यादा पैसा हमारे पास आएगा उतना ज़्यादा हमारे लिए सही रहेगा। मीन्स कि हम अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका रिटर्न जो है वो ज़्यादा ही आए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। इट मीन्स कि जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमेशा हमारी कंपनी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे शेयर्स हों हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा डिविडेंड कमाएं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर स्टॉक मार्केट रिएक्शन। जैसा कि नाम से आपको मालूम चल रहा है स्टॉक मार्केट का रिएक्शन। इट मीन्स कि जो हमारे डिविडेंड होते हैं अगर वो हाई रेट पे डिक्लेयर होते हैं तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट का रिएक्शन वो काफ़ी अच्छा रहेगा, यानी हमारे लिए एक गुड न्यूज़ रहेगी, ये एक अच्छा रिएक्शन होगा। एंड अगर सिमिलरली कुछ ऐसा हो जाए कि जो डिविडेंड है वो डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो इससे क्या रिएक्शन होगा, इससे प्राइस कम हो जाएंगे। इसका मतलब जो हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं, डिविडेंड हो रहा है, काफ़ी कम हो जाएंगे, तो इससे हमारे लिए सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। यानी कि जो कैपिटल मार्केट होती है उसे जब चाहे तब हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी अगर हमें कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से हम पैसे ले सकते हैं। पर वो बात अलग है कि चाहे वहाँ पर उस टाइम हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होगा या कम हो रहा होगा, उसका मैटर नहीं करता। पर इतना है कि आप जब पैसा निकालना चाहो तब उसे निकाल सकते हो, यानी करेक्ट कर सकते हो।